हम दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज की एक कंडीशन होती है टू लाइंस को प्रूव करने की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब एग्री होंगे 11.1 एक्सरसाइज में ये हम पढ़ चुके हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो हम पहले एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे जो ओरिजिन और 211 से पास हो रही है। ये वाली लाइन है जो ओरिजिन और 211 से पास हो रही है, तो इसके हम डायरेक्शन रेशियो सीधा ही निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो होता है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। तो डायरेक्शन रेशियोज 211 ही आ जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। अब जो दूसरी लाइन है जिसे मैंने यहाँ पे नेम दिया है BC, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं हम। तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, देखिए 4 - 3, ये 1 हो गया आपका। ऐसे ही आपका 3 - 5 निकाल लिया दूसरा डायरेक्शन रेशियो, ये -2 हो गया। और तीसरा डायरेक्शन रेशियो -1 + 1 हो जाएगा, वो 0 हो गया। तो दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1, -2, 0, और पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 211 है। तो हम इनका प्रोडक्ट का सम लेते हैं बच्चों। देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो A1 A2 A1 2 है, और आपका A2 1 है। 2 × 1 प्लस 1 × -2 एंड थर्ड 1 × 0। आप इन सभी का सम जब करेंगे तो यू विल गेट इट इज इक्वल टू 0। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिक्लेयर दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखिए कितना सिंपल है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका क्या होता है, यदि दो पॉइंट दे रखे हो तो आपका दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऐसे ही दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का ये मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं कुछ और तरीके से आपको एक सेपरेट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं अभी एकदम से इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उसे केयरफुली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, तो दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला बच्चों होता है cos थीटा। हम जब निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है बच्चों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 A2 प्लस B1 B2 लेंगे प्लस C1 C2 लेंगे, ये न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आप लिख लें से इंटू √ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। न्यूमरेटर में आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डिनोमिनेटर में √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कहेंगे ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्शन रेशियो उसने दे रखे हैं, आपको निकालने भी नहीं है। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC है, और दूसरी के डायरेक्शन रेशियो B - C, C - A एंड A - B यहाँ पे दिए हुए हैं। दोनों के बीच का एंगल cos थीटा का फॉर्मूला है A1 A2, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई √ऑफ फर्स्ट वन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम कर दिया, इनटू है बीच में, इनटू, ये प्लस नहीं है, सेकंड वन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम कर दिया। इसके बच्चों न्यूमरेटर को आप ओपन करेंगे, न्यूमरेटर को, तो ये 0 आ जाएगा। AB - AC प्लस BC - BC प्लस CA - AB, तो न्यूमरेटर विल बिकम इक्वल टू 0। ये चीज हमारी 0 आएगी, तो 0 आएगी, तो न्यूमरेटर 0 आ गया, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। cos थीटा क्या आ गया आपका 0। तो किसी भी केस में यदि cos थीटा 0 आ गई cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा 0 कब होता है आपको पता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो हमारा 90 डिग्री। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल निकाला हमने वो 0 आ गया, इसका मतलब cos थीटा 0 आ गया, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम कह देंगे दोनों ये लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं और आपको उनके बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी रिपीट किया था, वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिंपल कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो भी लाइन आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है
तो बच्चों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज वो होते हैं 1,0,0। वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए तो 0,1,0, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 0,0,1। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं हमें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन चाहिए लाइन की वो 0,0,0 से तो पास हो रही है ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1,0,0 हो गए। ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a। तो मैंने x माइनस x1 लिखा, x1 मींस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन, अब डायरेक्शन रेशियोज को 1,0,0 भी ले सकते हो और a,0,0 भी ले सकते हो। ठीक है, a,0,0 भी ले सकते हैं, इट इज वन एंड सेम थिंग। मतलब 1 की जगह आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, वो भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो अब आप इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो वो आ जाएगा, देखिए x माइनस 0 बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b होता है, तो y माइनस 0 बाई b मीन्स इट इज 0 ओनली, इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई a होता है, तो इट इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 हो गया अगेन, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो z माइनस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, और ये सॉरी इसको जब हम लिखेंगे तो ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 ही हो गई। ठीक है, y इक्वल टू 0 हो गया, z इक्वल टू 0 हो गया, एंड x इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसमें। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है उसमें x1 y1 z1 की जगह 0 0 0 रख देना है, और नीचे abc की जगह a,0,0 लिख दीजिए आप। डायरेक्शन रेशियोज अलोंग y एंड z एक्सिस उस केस में 0 होंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बच्चों। ABCD 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। ABCD 4 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको AB और CD के बीच का एंगल निकालना है। किसी भी दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है, उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AB के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। AB के डायरेक्शन, AB और CD के बीच का एंगल निकलवा रहा है AB के, तो आप B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आ गए। आप अपनी कॉपी पेन लेके इसको निकाल लीजिएगा इजीली। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो CD निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। तो C में D में से C के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD ये निकाल रहा है। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ C कर दिया है हमने। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD आ गए आपके 6, 6, 8, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB थे 3, 3, 4। यदि किसी भी टू लाइंस के केस में यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, आप मेरे पिछले वीडियो में आपने 11.3 के जो सॉल्यूशंस देखे होंगे वहां पे एक कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। यदि किन्हीं भी दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट हो जाए, ये डायरेक्शन रेशियोज के वीडियो में भी आप चेक कर सकते हो। तो मैं उसी कंडीशन को लगा रहा हूँ। यहाँ देखते ही मुझे नजर आ रहा है कि A1 अपॉन A2, A1 आपका 3 है और A2 आपका 6 है। A1 3, A2 6, B1 3, B2 6 और C1 4 एंड C2 8 है। तो इन सभी का रेशियो हाफ आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब लाइन AB एंड CD पैरेलल होंगी, और AB और CD पैरेलल का मतलब उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ K। परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस, K की वैल्यू निकलवा रहा है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है बच्चों, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी यदि उनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, ये आपको मालूम है। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जैसे पैरेललिज्म की यहाँ पे की थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है। अब ये A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 हम दोनों लाइन से आराम से निकाल लेते हैं। पहली वाली लाइन दी हुई है
तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a1, तो इसकी a1 हो गया -3, b1 हो गया 2k एंड c1 हो गया 2, ये लिख लिया हमने। ऐसे ही a2 हो गया 3k, b2 हो गया 1 एंड c2 हो गया -5, इनकी वैल्यूज लिख ली और हम प्रोडक्ट निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जो भी मैंने वैल्यूज बताई हैं उन्हें एज इट इज डायरेक्टली रख लीजिए आप। तो a1 की जगह देखिए -3 रखा और a2 की जगह 3k रखा, यहाँ से b1 की जगह 2k रखा, पहली वाली लाइन में 2k आ रहा है b1 की जगह, और b2 की जगह 1 रख दिया मैंने, और c1 की जगह यहाँ से 2 रखा और c2 की जगह -5 रखा, और इन सभी का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। इन सभी का प्रोडक्ट 0 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिएगा, तो 7k इक्वल टू -10 हो जाएगा ये, और k इक्वल टू -10/7 हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है सर, दो लाइन से भी परपेंडिकुलर हो तो बच्चों क्या कंडीशन है, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हो तो क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन है, a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equal to 0. So in this way we can solve the question number 6. Now we'll move to the next question, that is question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है आपसे find the vector equation of the line, vector equation of the plane passing through 1 2 3 and perpendicular to this plane। प्लेन नहीं है, ठीक है, तो ये मिस्टेक है, दिस इज नॉट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कैलकुलेट करनी है विच इज पासिंग थ्रू 1 2 3। तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, वो होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अब जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वो लाइन पास हो रही है 1 2 3 से, तो जब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी के पोजीशन वेक्टर को ए बोलते हैं। तो यहाँ एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट निकाल लिया, ये ए हो गया आपका i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो आप देखिए ये वाला जो वेक्टर है आपका, दिस वन वेक्टर, ये नॉर्मल टू प्लेन होगा। तो नॉर्मल टू प्लेन वेक्टर निकाल लिया हमने, i प्लस 2j माइनस 5k, नॉर्मल हो गया ये वेक्टर। अब जो हमारी लाइन है, ध्यान से सुन लीजिए, लाइन है वो इसी के पैरेलल है, तो लाइन भी नॉर्मल टू प्लेन है। ध्यान से सुनिए कंसेप्ट, जो हमें लाइन निकालनी है वो भी नॉर्मल है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर भी नॉर्मल है। तो आपको एक तरीके से ये वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ये जो प्लेन है देखिए ध्यान से, वेक्टर एन भी इस पे नॉर्मल है और हमें जो लाइन चाहिए वो भी इस पे नॉर्मल है। तो जो ये एन वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल हो गया। हमारी इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी में ये वेक्टर n है और वेक्टर b भी यही होगा। तो अब b की जगह वेक्टर n को यूज कर लेंगे, दैट्स ऑल। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। समझने की बात क्या है कि हमारी जो लाइन है जो हमें निकालनी है वो भी प्लेन के नॉर्मल है और ये वेक्टर n भी प्लेन के नॉर्मल है। इसका मतलब जो वेक्टर b हमें चाहिए होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, और ये वेक्टर n दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसी वेक्टर n को हम b कंसीडर कर लेंगे जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज होता है। अब रख दीजिए आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी r इज इक्वल टू a की वैल्यू ये रख दीजिए, और a मीन्स i प्लस 2j प्लस 3k लिखा आपने, प्लस लेमडा b की जगह वेक्टर n लिख दीजिए, बस b की जगह वेक्टर n लिख दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट द इक्वेशन लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के, वो हमें जो लाइन चाहिए उसके पैरेलल वेक्टर भी है, क्योंकि हमें जो लाइन चाहिए वो प्लेन के नॉर्मल दे रखी है। परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक ही बात होती है, इसलिए जो बी वेक्टर है यहाँ पे, ए तो पता चल गया जो पॉइंट दे रखा है उससे, और बी पता चलेगा जो प्लेन में जो एन है वही वेक्टर बी होगा स्ट्रेट लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू दिस प्लेन।
ए बी सी एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे कैसे? एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक तो एबीसी से पास हो रहा है और इस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हमें जो प्लेन चाहिए ये वाला चाहिए जी, ठीक है। ये एक प्लेन इसने इसमें इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है। ये जो दे रखा है, मैंने सर्किल किया हुआ, ये प्लेन दे रखा है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के क्या है? ये नॉर्मल है इस प्लेन के। आप कहेंगे ठीक है सर, ये आई प्लस जे प्लस के प्लेन के नॉर्मल हो गया। हमें जो प्लेन चाहिए वो इसके पैरेलल है, तो ये वेक्टर एन इसके भी नॉर्मल होगा होगा क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल है। आपको बच्चों बस इतना सा समझना है, ये क्वेश्चन खत्म है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। हमें एक पर्टिकुलर प्लेन चाहिए, जो प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है। उस पॉइंट को मैं बाद में यूज करूंगा, पॉइंट तो यूज हो ही गया, पॉइंट से पास हो रहा है एबीसी से, मगर वो इस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे ठीक है सर, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो हमें याद है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। अब बच्चों ए क्या है? ए वो पॉइंट है जिससे ये प्लेन पास हो रहा है। तो यहाँ पे वो पॉइंट आपको दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी। तो वेक्टर ए हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा ए आई। अब ठीक है सर, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो गया, तो उसने पॉइंट ही एबीसी दे रखा है। तो इसको डायरेक्शन रेशियो समझने की गलती मत कर लेना। किसी भी प्लेन की इक्वेशन, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, उसके नॉर्मल वेक्टर एन दे रखा हो तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो होती है। अब हमें जो प्लेन चाहिए उसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो उसके ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पॉइंट उसने दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हम आराम से कर सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन में जो पॉइंट वेक्टर ए है वो मिल गया हमें। आप कहेंगे ठीक है सर, अब मुझे एन चाहिए। ये एन क्या है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके आया था कि इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, वो हमें जो प्लेन चाहिए उसके भी नॉर्मल होगा। तो यही एन हो जाएगा हमारा। तो बच्चों ए वेक्टर तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है और एन वेक्टर आई डॉट जे आई प्लस जे प्लस के है आपका। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रख दीजिए और एन की जगह आप आई प्लस जे प्लस के रख दीजिए। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई प्लस जे प्लस के रखते ही ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें जो वेक्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, उसके नॉर्मल भी यही होगा वेक्टर, क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है। तो एक प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो दूसरे प्लेन के नॉर्मल भी हो जाएगा। इसने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रखा है, आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आर माइनस ए डॉट एन से करोगे आप इसे, ठीक है। आर माइनस ए डॉट एन, आर माइनस ए है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, आर माइनस ए डॉट एन, एन जो वेक्टर दे रखा था आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू जीरो। आप सेम एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ये इस प्लेन की इक्वेशन है। तो जैसे मैंने बताया आप इसे नोट कर लीजिए सिंपली। एक जो पॉइंट दे रखा है उसे वेक्टर ए पता चल गया, और जो प्लेन दे रखा है उस प्लेन में जो वेक्टर एन है, नॉर्मल वेक्टर, वही यहाँ पे भी होगा आपका। तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो किसी भी प्लेन की इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बच्चों। तो 9 में कोई बताने की मुझे नीड नहीं है, आप इसको अच्छे से कर चुके हो, कई मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, और जो एक्सरसाइज हमने कराई है उसके अंदर भी देख सकते हो। इसमें और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसी खास बात है नहीं। यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द फॉर्मूला। और आपको डिफिकल्टी हो तो आप एक्सरसाइज 11.2 के सॉल्यूशंस में देख लीजिएगा, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अब हम। ओके, वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लास्ट वीडियो में आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ये आप छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में नहीं होने की मैं वजह बता देता हूँ कि अगर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ फॉलोइंग प्लेन्स, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन प्लेन का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है, और एंगल बिटवीन प्लेन सर्टेनली आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, बिकॉज एंगल बिटवीन प्लेन अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम एंगल यूज कर रहे थे, मगर एंगल बिटवीन प्लेन हमने किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब इसमें क्वेश्चंस और कई सारे बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आप यहाँ तक अभी तक करिए, और इनमें किसी में भी कोई डिफिकल्टी आपको आती है, कुछ एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। सम क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 21 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपको मैंने। ठीक है, प्रूव दैट, जहां पे मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट आपको एक्सप्लेन की थी नॉर्मल फॉर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप यहां देख सकते हो। वैसे प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज ए इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज दैट डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p² एक्सप्लेन करना था। तो जो प्लेन आपका एबीसी इंटरसेप्ट रखता है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, आपको पता है उसकी इक्वेशन हो जाएगी दिस द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको अच्छे से पता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। आप कहेंगे ठीक है सर, इसकी 0 0 0 से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। तो x की जगह 0 रख दिया, 0/a, y की जगह 0 रख दिया, z की जगह 0 रख दिया, और 1 को लेफ्ट साइड में लिया है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे बाय द वे नहीं मालूम है मैं फिर बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस cz माइनस डी इक्वल टू 0 कोई भी प्लेन है, इसकी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 से निकालनी हो, किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 से। तो x की जगह x1 रख देते हैं, y की जगह y1 रख देते हैं, और z की जगह z1 रख देते हैं, cz1। d एज इट इज होता है माइनस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर लेते हैं बच्चों, दिस द फॉर्मूला। और इसका हम लेंगे मॉड्यूलस, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये आपका इस पर्टिकुलर प्लेन की किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। तो आपने मेरे वीडियोस 3D के शुरू से देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी ने नहीं देखा हो तो वापस जाके देखेगा, उससे बेटर है वो यहीं के यहीं समझ ले। तो इसकी मैं डिस्टेंस 0 0 0 से निकाल रहा हूँ, तो x की जगह 0 रखा है, ये आ गया, y की जगह 0 रखा, z की जगह 0 रखा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो p इक्वल टू 1 अपॉन, ये जब हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो ऊपर -1 आ रहा है, उसे +1 बना दिया। इसको बच्चों स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में p² आएगा, राइट साइड में अंडर रूट हट जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² आएगा। आप कहेंगे ठीक है सर, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 21। चलो हम क्वेश्चन नंबर और देखते हैं हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि कई सारे आपके सिलेबस में से क्वेश्चन हट चुके हैं, तो मैं इसमें से 1 2 क्वेश्चन और लेके आता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं आपके। तो यहाँ पे अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन करके आया था।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं केवल यहीं पे इसको वो करता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ काफी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्कस कर लेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को A to Z को अपने तरीके से अपने उस नोटबुक के अंदर सॉल्व करें, और आपको सॉल्व करने में यदि कोई प्रॉब्लम हो देन ओनली यू टेक हेल्प फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू बच्चों।